एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। ओके बेटा, लेक्चर नंबर 46 के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 26 क्वेश्चन के 2 पार्ट किए थे। ये थर्ड पार्ट है जी, फोटोग्राफ एनलार्जर। वो क्या चीज़ है देखिएगा, अगर आपको याद हो, ये बुक का पेज नंबर 55 है जी, और टॉपिक हमारा 12.11 है। बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। फोटोग्राफ एनलार्जर की वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन, काम इसने क्या करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमने प्लेस करना है, नेचर ऑफ इमेज, वो सिंपल सा टॉपिक है और अक्सर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर, रे डायग्राम के साथ आपने समझानी है। पहली सिंपल सी बात कि फोटोग्राफ एनलार्जर भी क्या चीज़ है बेटा, दैट इज़ एन, ये भी एक क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि हमें फिल्म, कोई सी भी फिल्म जो होती है जिसके ऊपर इमेजेस प्रोड्यूस, जैसे कैमरा के अंदर मैंने बताया था ना, सिंपलेस्ट कैमरा के अंदर एक लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है, तो उस फिल्म का में जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, उसको हम किस चीज़ पर, फोटोग्राफिक पेपर पर, फोटोग्राफिक पेपर पर उन इमेजेस को एनलार्ज करके, एनलार्जर का नाम हम इसी, फोटोग्राफ जो तस्वीर खींची गई थी कैमरा से, उस इमेज को क्या करता है, एनलार्ज करके किसी भी फोटोग्राफिक पेपर पर क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। यानी जब आप अपने डिजिटल कैमरा में से, जब आप अपने फोटोग्राफ को, जिसको हम कहते हैं ना डेवलप करवा लिया, जब तस्वीर आपके हाथ में पेपर के ऊपर होती है, वो कहाँ से आई होती है, वो फोटोग्राफ एनलार्जर उस पिक्चर को जो फिल्म के अंदर होती है, ठीक है, उसको एनलार्ज करके उसके ऊपर क्या कर देता है, प्रोड्यूस करके आपको दे देता है जी। ठीक होगी बात। ये था जी फोटोग्राफ एनलार्जर। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, अब आपने एक अहम सारी बात सुननी है मेरे से, देखिएगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर का काम क्या था, जो स्लाइड को क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है स्लाइड को। यानी स्लाइड के ऊपर भी तो कोई इमेज बना होता है जिसको उसने स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देना है। तो फिर इस फोटोग्राफ एनलार्जर का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सेम एज ऑफ किसका जो था, जो स्लाइड प्रोजेक्टर का था। बस जिस तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर काम करता है, ऐसे ही फोटोग्राफ एनलार्जर काम करता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें कि इस फोटोग्राफ एनलार्जर ने इमेजेस को फोटोग्राफिक पेपर पर प्रोड्यूस करके, डेवलप करके दे देना है। ठीक होगी बात जी। वर्किंग प्रिंसिपल जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर का था, सेम यही है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है। अभी हम डायग्राम भी देखते हैं जी कि डायग्राम, रे डायग्राम इसकी कैसे है और इसने इमेजेस कैसे प्रोड्यूस करके देने हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन केस ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, हमने जब स्लाइड प्रोजेक्टर पढ़ा था तो मैंने इसमें कहा था कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करना है कहाँ पर, अगर याद हो आपको तो F एंड 2F के कहाँ पर था, बिटवीन, दरमियान में। लेकिन इन केस ऑफ फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करना है, ये होगा जी बेटा कहाँ पर, मोर देन F लेकिन लेस देन क्या चीज, 2F ऑफ किसका, इसके अंदर भी क्या लेंस यूज होता है, बिल्कुल इसके अंदर भी यूज होता है। मोर देन F एंड लेस देन 2F ऑफ कौन सा वाला लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक होगी बात। यानी F से ज्यादा 2F से कम, दरमियान में हम बात नहीं कर रहे। ठीक होगी बात। ये लेंस कौन सा था, अगर आपको याद हो तो स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर हमने इसका नाम क्या रखा था, दैट इज
प्रोजेक्शन लेंस या प्रोजेक्टर लेंस एक ही बात है, प्रोजेक्शन लेंस। ठीक होगी बात जी। लास्ट पर है जी इमेज कैसे बनना है, इमेज की नेचर, इमेज की नेचर क्या होगी। लेकिन नेचर बड़ी सिंपल सी बात कि इमेज किस तरह का होगा। नेचर में याद रखिए, जो आपको पेपर के ऊपर आपकी अपनी तस्वीर नज़र आ रही है, इसका मतलब है वो रियल थी ना, वर्चुअल तो नहीं ना हो सकती। तो मतलब है इमेज हमेशा क्या होएगा, रियल। ठीक होगी बात। और आपको जो इमेज आपका नज़र आ रहा होता है, क्या वो इमेज उल्टा होता है? होता वो सीधा है। लेकिन याद करें, कैमरा में जब इमेज बना था तो इन्वर्टेड इमेज बना था। फोटोग्राफ एनलार्जर उसी इन्वर्टेड इमेज को सीधा करके दे देगा। अब उसने उस इमेज को उल्टा दिया, तो इसका मतलब है इमेज हमेशा ही क्या बनाएगा, इन्वर्टेड। वो इन्वर्टेड इमेज को इन्वर्टेड करके सीधा करके दिखाता है जी। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और क्या होगा, एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब है साइज में हमेशा बड़ा होगा। क्लियर होगी बात जी। ये था जी इमेज। अब होता किस तरह का जी, छोटी सी डायग्राम देख लेते हैं ज़रा समझने के लिए कि फोटोग्राफ एनलार्जर से इमेजेस कैसे प्रोड्यूस होने हैं। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी। फिर हम रे डायग्राम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखिएगा बेटा, इसमें एक जाहिर बात है कोई लाइट का सोर्स होगा जो उस स्लाइड, अब इसमें जो स्लाइड है वो क्या थी, वो हमारी वही फोटोग्राफ फिल्म थी। स्लाइड क्या थी, दैट इज द फोटोग्राफ फिल्म थी, जिसको हमने फोटोग्राफ करना था। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एक लाइट सोर्स, यानी लाइट सोर्स किस शेप का होता है, यानी जो लाइट सोर्स होगा वो सिंपल एक बल्ब होगा, कोई इसके अंदर कॉनकेव मिरर नहीं यूज होता। इसमें भी बेटा क्या चीज यूज होंगे, वही कंडेंसर लेंस यूज होते हैं। ठीक है जी, वही कंडेंसर लेंस, जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर में थे ऐसे ही इसके अंदर कंडेंसर लेंस होते हैं जी। फिर हमने स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर स्लाइड यूज़ की थी, हम इस कंडेंसर फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर क्या यूज़ करेंगे, वही लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है भाई। उस वो फिल्म होगी जिसके ऊपर इमेज बना हुआ था, तो उसका इमेज वो एनलार्ज करके हमें स्क्रीन पर देगा। फिर ऐसे ही इसके अंदर प्रोजेक्शन लेंस यूज़ होता है। वो जो प्रोजेक्शन लेंस होता है मेरा बच्चा, वो प्रोजेक्शन लेंस कौन सा होता है, दैट इज जैसे स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर था, सिमिलरली इसके अंदर भी वही प्रोजेक्शन लेंस कौन सा होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक होगी बात। और लास्ट पर भाई वो फोटोग्राफिक पेपर होगा जिसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस होना है तो ही है ना, अदरवाइज तो हवा में तो नहीं उसने इमेज प्रोड्यूस कर देना। तो ये चीज भी होना जरूरी है, फोटोग्राफिक पेपर, यानी जिस पर इमेज प्रोड्यूस हुआ होता है। सिंपल सी डायग्राम है, डायग्राम देख लेते कि इसकी इसने होना कैसे। ये जो प्रोजेक्शन लेंस था, आपने सिर्फ इतनी सारी चीज़ समझनी है, कोई हमने इसकी डिटेल में नहीं बात करनी क्योंकि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आता है। ये जी मैंने लेंस बनाया, मैं लेबलिंग अभी कर देता हूँ। इस लेंस के साथ यहाँ पर ये एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ये सारे का सारा ऑपरेटर्स होता है, क्योंकि लाइट इसमें नहीं यूज़ होती, बाहर से कोई लाइट इसमें नहीं यूज़ होनी जी। जी ये था जी बॉक्स, जिसके अंदर ये बॉक्स के फ्रंट पर था लेंस, ठीक होगी बात जी। उसके बाद जी ये है मेरा बेटा, इसको हमने प्लेस करना है किस चीज़ के अंदर, ये हम एक पूरा बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है जी। जिस बॉक्स के साथ हम देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ प्लेस्ड है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो शॉर्ट सा लिखना है। मैंने जितनी डिटेल में आपको बातें बताई, कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन का जितना टाइम है उतने टाइम में ही अटैम्प्ट करें, ये ना कि शॉर्ट को लॉन्ग बना के तो उसी पे एक भी बैठे रहे। रे डायग्राम अगर जल्दी बना सके तो बनाएं, लाजमी बनाएं, ठीक है जी। ये लेंस था जी।
कौन सा वाला लेंस था? प्रोजेक्शन लेंस जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज प्रोजेक्शन लेंस, ठीक होगी बात जी। यहाँ पर इसके सेंटर में यहाँ पर पड़ा होता है जी लाइट सोर्स। ये जी मैंने बल्ब प्लेस किया, दिस इज़ अ लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स से क्या आनी है? ये जो मैंने सबसे स्टार्ट पे लिखा था, इस लाइट सोर्स से बेटा आनी है लाइट। लाइट उसके बाद कहाँ से पास करनी है? सामने हमने यहाँ पर प्लेस करने हैं दो कौन से वाले लेंस? कंडेंसर लेंस। और ये कंडेंसर लेंस इसमें भी कौन से होते हैं? दे आर प्लेनो। एक साइड प्लेन, प्लेनो कन्वेक्स। एक साइड प्लेन, एक साइड मैंने प्लेन बनाई, ठीक है जी। दूसरी साइड मैंने ये ऐसे कर्व बनाई। दूसरा वाला ये कंडेंसर लेंस यहाँ पर प्लेस्ड है जी। दूसरा लेंस यहाँ पर प्लेस करें, जैसे हमने स्लाइड प्रोजेक्टर में किया था, सेम सारा कुछ वैसा ही होता, सिर्फ इसके अंदर क्या नहीं होता? कॉनकेव मिरर नहीं था, लाइट सोर्स। हाँ जी बेटा, यहाँ पर प्लेस्ड होती है जी क्या चीज़? फिल्म। ये जो फिल्म है, ऑब्जेक्ट था हमारा मोर देन एफ बट लेस देन 2f, ठीक है जी। इतना सारा काम था। एंड पर यहाँ पर क्या होता है? वो फोटोग्राफिक पेपर जिसके ऊपर क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है? इमेज प्रोड्यूस होना है जी। ये थे जी बेटा, ये थे कंडेंसर, ये था लाइट सोर्स, लाइट का सोर्स। ये थे जी, ये बाहर लेबलिंग कर देता हूँ, दे आर कंडेंसर लेंस। ये है हमारी क्या? दिस इज द फिल्म जिसके ऊपर इमेज बना हुआ था, दिस इज द फिल्म। और ये लास्ट पर क्या है? दिस इज द फोटोग्राफिक पेपर, भाई जिसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस होना है। अब सिंपल आपने इसकी रे डायग्राम बनानी है और कुछ भी नहीं करना। ये लाइट सोर्स था, यहाँ से लाइट की रे आएंगी, ठीक है जी। ये कंडेंसर लेंस पर गई फॉल की, उसमें क्या करना है? इन लाइट सोर्स को ये इसके यहाँ से गुजरेंगी जी। ये कुछ रे डायग्राम इसकी ऐसे इस तरह से जी, ऑलमोस्ट सेंटर से गुजरेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी ये। इसका इमेज यहाँ से, ये जो फिल्म थी इस फिल्म का इमेज यहाँ से लेके गई और उसने क्या किया? उसके बाद उसने उसका इमेज कहाँ पर दिया? यहाँ पर इनलार्ज इमेज उसका। अभी जो इनलार्ज इमेज बनेगा ना, पहले से इन्वर्टेड होता है, बनाना उसने इन्वर्टेड ही है, लेकिन वो इन्वर्टेड इमेज हमें पेपर के ऊपर सीधा नज़र आ रहा होता है। ये क्या बना था? दिस इज द इमेज। तो जी बेटा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 3 फोटोग्राफ इनलार्जर कंप्लीट हो गया। साथ ही ना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे। अब हम इतनी सारी थ्योरी कर ली, हम साथ में ना 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि ना आप खाली थ्योरी याद कर करके ना बोर ना हो जाएं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। हम अब तक 12 पॉइंट, अगर मुझे याद है तो बिल्कुल हम 12.4 तक मेरा बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, ठीक है। तो 12.4 के बाद हम 12.5 देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है और उसके अंदर बाकी बातें क्या हैं जी बेटा, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में 12.3 तक कर चुके हुए हैं, ठीक है जी। इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं जी 12.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या चीज़ है, ठीक है जी। देखिए स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। हम मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर की फोकल लेंथ आपने निकालनी है। एक चीज़, दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। भाई मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, बिहाइंड द बन। अब याद करो, मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था मिरर का, मैंने बताया था जब बिहाइंड का आएगा तो बिहाइंड का मतलब ही ये है कि बनने वाला इमेज क्या होगा, दैट इज अ वर्चुअल इमेज, चूंकि मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा इमेज होगा, दैट इज अ वर्चुअल इमेज होगा जी। एक बात। दूसरी चीज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, भाई ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है, कितनी दूर, 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इज द मिरर कॉनकेव और
कॉन्वेक्स। और आपने एंड पे ये भी बताना है कि मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स मिरर है। बिहाइंड द मिरर का मतलब क्या हुआ कि मिरर की बैक साइड पर बन रहा है जी। लो जी हम सारी वैल्यूज़ फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है और उसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमें कॉनकेव या कन्वेक्स का पता कैसे चलेगा। अगर हमने कॉनकेव या कन्वेक्स ढूंढना है तो कॉनकेव या कन्वेक्स के लिए चीज़ आपने एक याद रखनी है कि अगर ये मैं यहाँ पे सिर्फ आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिख नहीं लेना। अगर कॉनकेव मिरर होगा तो हमने फाइंड क्या करनी है, फोकल लेंथ। उसकी एफ की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा, पॉजिटिव। और अगर कन्वेक्स होगा मेरा बेटा तो उसकी एफ की वैल्यू क्या आएगी, यानी उसके लिए एफ क्या होता है, नेगेटिव। ये हम थोड़ी सी ज़रा रिवीजन में भी देख लें। एफ पॉजिटिव यानी अगर एफ नेगेटिव आ जाएगा, एफ का आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हमारा बनने वाला इमेज क्या था, दैट इज अ कौन सा, वर्चुअल इमेज। क्योंकि एफ की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि बनने वाला इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज। क्लियर होगी बात। अब आपने चीज़ें ज़रा ध्यान से देखनी है, मैं कैसे डाटा बना रहा हूँ और मैं वहाँ पर साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ बेटा ज़रा साथ साथ रहिएगा। सबसे पहली चीज़ फाइंड द फोकल लेंथ आनी है हमारी कहाँ पर, टू फाइंड में। ठीक होगी बात जी। मिरर है दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अब याद रखिएगा जब भी बात आती है इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर जब भी आपको स्टेटमेंट के अंदर बिहाइंड का वर्ड आ जाए कि मिरर के बिहाइंड पीछे वाली साइड पर बन रहा है, तो याद रखिए पहली तो बात है वो क्या होगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। पहली चीज हमारे पास क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। वो क्या होता है, क्यू। ऐसे ही है जी, हमने पढ़ा हुआ है। कितनी वैल्यू है जी, 5.66 सेंटीमीटर। लेगी चूंकि इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो बिहाइंड के लिए आपने इसके साथ क्या यूज़ करना है, कौन सा साइन यूज़ करना है, नेगेटिव का जी, माइनस का साइन। याद रखिए जितने भी इमेजेस बिहाइंड द मिरर बनते हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे, दे आर ऑलवेज वर्चुअल। और जब वर्चुअल इमेज होता है तो उसके लिए क्यू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है मेरा बेटा। याद रखनी है ना ये बात, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स हो, जब भी वो बिहाइंड की बात करेगा तो याद रखिए क्यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगी जी। ठीक होगी बात जी। दूसरी चीज़ क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, 34.4 सेंटीमीटर। तो दूसरी चीज़ क्या आ गई बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज़, ऑब्जेक्ट। पी के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 34.4 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता तो पी की वैल्यू नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंट स्टार्स, दूर के तारे जो होते हैं। ठीक है, ये हमारा डाटा जी, और कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है जी। आ जाए बेटा जी, टू फाइंड में हमने फाइंड क्या करना है, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, तवज्जो के साथ देखना है आपने, साथ साथ रहिएगा। टू फाइंड में फाइंड द फोकल लेंथ, और हमने ये बताना है कि इज द मिरर कॉनकेव और कन्वेक्स। लो जी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ बतानी है। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी, ये चीज़ बतानी है बेटा। और दूसरी चीज़ हमने क्या बतानी है कि हमारा जो मिरर है जिससे ये इमेज बन रहा है मेरा बेटा, वो मिरर कॉनकेव है या वो मिरर कॉन्वेक्स है जी। मैंने शॉर्टकट आपको पहले बता दिया, अगर एफ का आंसर प्लस में आएगा तो कॉनकेव होगा, अगर एफ का आंसर माइनस में आएगा तो दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ले जी बेटा कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि जी क्या चीज़ें हैं। ये तो हो गया हमारा टू फाइंड के बाद हम यूज़ करते हैं थर्ड वाली जो हेडिंग होती है, दैट इज़ फार्मूला की जी। लो जी फार्मूला हमने क्या यूज़ करना है इसके अंदर, फार्मूला अगर आपको याद हो तो मिरर में हमने एक फार्मूला किया था जिसको हम 1/f इज इक्वल टू
1/p प्लस 1/q। यही था जी मिरर फार्मूला, ऐसे ही है। हमने f निकालना है, हम इस फार्मूला को थोड़ी सी शेप दे लेते हैं। हम एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारा क्या बनता है, मैथ्स पढ़ते हैं ना, पी क्यू एलसीएम आ गया। मैंने फार्मूला में प्लस लिखा है, मैं यहाँ पे नेगेटिव यूज़ कर चुका हूँ, ठीक होगी बात जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज क्यू प्लस पी। ऐसे ही जब इसको सॉल्व किया, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, ये इक्वल नीचे लिख लेते हैं जी। ये आया 1/f। हमने 1/f तो नहीं ना फाइंड आउट करना, हमने तो सिंपल f फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल जब मैं इसका लूँगा तो f किसकी इक्वल हो जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। ऐसे ही है जी। ये है बेटा हमारा फाइनल फार्मूला, जिसको हमने शेप अपने लिए चेंज की ताकि हम जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो काम आसान हो जाए जी। लेकिन ये सोल्यूशन देख लेते हैं कि सोल्यूशन में हमने वैल्यूज़ को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। ले जी सोल्यूशन में मेरा बेटा ये हमारा टॉपिक अब ख़त्म हो चुका हुआ है जी बेटा सोल्यूशन देख लेते हैं कि सोल्यूशन में हमने सिंपल इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। f इज इक्वल टू फार्मूला था जी हमारा पी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी इक्वल्स टू, देखिएगा ध्यान से बेटा, p की वैल्यू क्या है, हमें सिंपल वैल्यूज लगानी है 34.4। यहाँ लिखा मैंने मेरा बेटा दैट इज 34.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय Q की वैल्यू कितनी है, माइनस, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना उसके साथ, -5.66 होल डिवाइडेड बाय Q प्लस P। Q था जी माइनस, वैल्यूज नेगेटिव में ना, 5.66 प्लस ये प्लस फार्मूला का, P की वैल्यू कितनी थी 34.4। लीजिए इसको सॉल्व करते हैं जी। f इक्वल्स टू क्या आता है जी, 34.4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के साथ की 5 देखिए ये प्लस है ये माइनस है, मैथ करते हैं प्लस माइनस, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहली चीज़ क्या आनी है, यहाँ पे तो साइन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है ना, ये वाला होल डिवाइडेड बाई, ये मैंने लाइन लगा ली जी। ये 34.4 को हम 5.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 34.4 को हमने मल्टीप्लाई किया 5.66 था जी, बिल्कुल 5.66 को 34.4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बना बेटा 194.704। यहाँ पे आया जी हमारे पास 194.704 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस, होंगे ये दोनों माइनस लेकिन साइन लार्जर वैल्यू का आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि 34.4 में से 5.66 क्या कर दें आप, सब्ट्रैक्ट कर दें जी। 34.4 में से माइनस किया बेटा हमने 5.66, सो वी गेट द आंसर हमारे पास कितना आया 28.74। देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 28.74 जी। क्लियर होगी बात जी। इसको इससे डिवाइड करें, ये नेगेटिव का साइन पहले लिख ले, f इक्वल्स टू माइनस ये साइन आया, डिवाइड करके जी आंसर देखते जी कितना बनता है जी। हम 194.704 को डिवाइड करेंगे 28.74 से। 194.704 को हमने डिवाइड किया बेटा 28 डिवाइडेड बाय 28.74, सो वी गेट द आंसर हमारे पास बना 6.77 जी। बिल्कुल बुक में भी आंसर 6.77 है जी। ले जी बेटा आंसर आ गया 6.77 और यूनिट क्या आएगा हमारा, सेंटीमीटर चल रहा था तो यूनिट इज क्या आ गया बेटा, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर हो गया जी। ये हो गया जी बेटा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिर बता रहा हूँ 12.4।
इससे पहले हम लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर 12.3 तक कर चुके हैं जी। एफ का आंसर माइनस में आ गया। अब हमने एफ निकाल लिया। अब हमने दूसरी चीज़ क्या बतानी थी कि मिरर हमारा कॉनकेव है या कन्वेक्स। देखिएगा मैंने बताया था अगर एफ का आंसर प्लस आएगा तो कॉनकेव होगा, अगर एफ का आंसर माइनस आया तो इसका मतलब है कि मिरर कौन सा हमारा, द मिरर इज अ कन्वेक्स मिरर। ठीक होगी बात जी। तो बस आपने एंड पर आंसर के साथ रिजल्ट लिखना, हमने हेडिंग भूलनी नहीं है। ले जी, रिजल्ट में एफ का आंसर नेगेटिव आया। नेगेटिव किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, लिख दें। पहले तो रिजल्ट लिखे ना, एफ इज इक्वल टू -6.77 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट करता है, एफ नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि मेरा मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। स्टेटमेंट लिखना छोटी सी, फोकल लेंथ is negative which is indicating that, क्या बता रहा है, that mirror is शाबाश मेरा बेटा, मिरर कौन सा होगा, मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर होगी बात जी। यहाँ पर ही बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.4 ख़त्म हुआ। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है 12.5, वो भी देख लेते हैं इसी के साथ ही, इसी लेक्चर में जी। बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.5 देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या बातें बता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम अपना डाटा भी बनाते हैं जी। क्या है जी, हम क्वेश्चन नंबर 26 कर चुके हैं। हमने आज के इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी 2 डिस्कस किए हैं, ताकि आप खाली थ्योरी ना याद करते रहें। हम 12.4 किया है और हमने 12.5 कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाता है अभी। देखिए डाटा में सबसे पहली चीज़ बेटा, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैचू, सॉरी एन इमेज ऑफ स्टैचू। एक स्टैचू है, मुजस्मा जिसको कहते हैं, कहते हैं किसी स्टैचू का इमेज अपीयर्स, प्रोड्यूस हुआ टू बी कितना 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। फिर देखिएगा बात आ गई बिहाइंड की। मैंने कहा था जब भी बिहाइंड द मिरर बात आ जाए, याद रखें कि Q की वैल्यू हमेशा बिहाइंड द मिरर का वर्ड आ जाए, आप याद आपने ज़ेहन नशीन कर लेनी है। जहाँ पर भी बिहाइंड द मिरर आ रहा है वो आपको बताए या ना बताए, जब भी बिहाइंड द मिरर आएगी बात तो याद रखें ये बिहाइंड द मिरर हमें क्या रिजल्ट देता है कि जो Q होता है हमारा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या हमने लेनी है, नेगेटिव। ये बिहाइंड द मिरर मैं इमेज की बात कर रहा हूँ कि जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो Q की वैल्यू हमारी हमेशा नेगेटिव होती है। ले आ जाइए स्टेटमेंट पे, कहता है स्टैचू का इमेज प्रोड्यूस हो रहा है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। खुद ही बता दिया उसने कन्वेक्स मिरर है। लो जी, पहली चीज क्या आ गई बेटा हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस स्मॉल q होता है, उसकी वैल्यू कितनी है जी, 11.5 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। लो बड़ी सीधी सी बात, बिहाइंड द मिरर बनेगा, शाबाश मेरा बेटा। तो हम इसके साथ क्या साइन यूज करेंगे, नेगेटिव का साइन यूज करेंगे जी। क्लियर हो गया जी। विद फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर की जी। लो जी बड़ी आसान सी बात, अगर कॉन्वेक्स बता चुका हूं प्रीवियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, 2 हमने मिरर पढ़े हैं ना, कॉनकेव और दूसरा वाला हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स। ये दोनों मिरर की बात कर रहा हूं, ये 2 मिरर्स हमने पढ़े हैं, लेंस की बात नहीं चल रही। ठीक होगी बात जी। कॉनकेव होगा, बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद रहे, आप कभी भी साइन गलत मत यूज करें। यहां कन्वेक्स होगा, अगर कॉनकेव होगा तो एफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। आंसर अगर चाहिए तो पॉजिटिव आएगा, अगर गिवन है तो पॉजिटिव लेनी है। कन्वेक्स है तो आंसर आएगा नेगेटिव, अगर गिवन है तो नेगेटिव खुद लेनी है, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव, क्योंकि उसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल फोकस होता है।
लो जी, दूसरी चीज़ क्या की मैंने बेटा, शाबाश मेरा बेटा, क्या चीज़, फोकल लेंथ स्मॉल एफ कितनी है जी, कितनी वैल्यू है मेरा बेटा, 13.5 सेंटीमीटर। ले जी बेटा, साथ में हम साइन कौन सा यूज़ करेंगे, नेगेटिव। डाटा हो गया। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है हमने, देखिएगा ज़रा जी बेटा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टैचू टू द मिरर, यानी स्टैचू क्या है हमारा, स्टैचू इज ऑब्जेक्ट, ऐसी है जी भाई, ऑब्जेक्ट था ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट का हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पी के साथ जी। ठीक होगी मेरा बात बेटा, ये फाइंड आ गया। फाइंड के बाद हमने अपना फार्मूला क्या यूज़ करना है, फार्मूला देखिएगा बड़ा सिंपल सा है, हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं वही फार्मूला, मिरर में भी वही यूज़ करते हैं हम, लेंस में भी, क्योंकि फार्मूला है एक ही। इसकी हमने थोड़ी सी शेप बदल देनी है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। लीजिए मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल बदलने लगा हूँ आपकी आसानी के लिए, कि ताकि जब आप वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो आसान हो जाए। हमने देखिएगा p फाइंड आउट करना है ना, मैथ करते हैं हम ये पोर्शन इधर ही रहने देते हैं, हम इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मैं इसके आगे कर रहा हूँ जी, जब उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसको वो माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1/f माइनस 1/q इक्वल टू रह गया मेरा बेटा क्या चीज़, 1/p। ठीक है जी, ये बन गया। इधर जी इसको देखते, इसका एलसीएम क्या आ गया, एफ क्यू, ऐसे ही दो अलग चीज़ में सेम एलसीएम, एफ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया मेरा बच्चा, क्यू माइनस एफ, क्यू क्यू कैंसिल हो गया, एफ आ गया, इज इक्वल टू दैट इज 1/p। शाबाश, हमने 1/p नहीं निकालना, हमने खाली p फाइंड आउट करना है। रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो शाबाश मेरा बेटा, क्या, अब मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, p बन गया हमारे पास क्या चीज़, जब मैंने रेसिप्रोकल लिया तो f के ऊपर चला गया, q माइनस एफ नीचे आ गया। लीजिए बेटा ये क्या बन गया, एफ क्यू डिवाइडेड बाय q माइनस एफ। लेकिन ये हमारे पास लास्ट फार्मूला बन गया जो हमने यूज़ करा है। इसकी शेप चेंज की सिर्फ, ताकि आप जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें सिंपल फार्मूला में करें, कोई आपको एलसीएम शैल्सियम लेने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सोल्यूशन में आ जाइए बेटा, सोल्यूशन में ये फार्मूला था, हम फार्मूला अपना दोबारा लिखते हैं जी, P इक्वल टू एफ क्यू डिवाइडेड बाय Q माइनस एफ, एफ माइनस क्यू ना लिख दीजिएगा, गलत होगा। ठीक है जी, वैल्यूज लगाइए जी, P इक्वल्स टू, एफ की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, नेगेटिव में माइनस 13.5, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी, माइनस 13.5 मल्टीप्लाई बाय, साइन लगाएं, मल्टीप्लिकेशन का ना लगाएं, दो आपने ब्रैकेट्स यूज़ की, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 11.5। क्लियर हो गया जी। नीचे फार्मूला में लिखा हुआ Q माइनस एफ, Q की वैल्यू माइनस 11, ये होल डिवाइडेड बाय माइनस 11.5, ये फार्मूला का माइनस, फिर ब्रैकेट में f की वैल्यू नेगेटिव थी, माइनस 13.5, ध्यान से देखना है 13.5, इसलिए सिंगल स्टेप्स में कर रहा हूँ, हर स्टेप कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन मेरा बेटा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम जी 13.5 को मल्टीप्लाई करते बेटा किसके साथ, 11.5 के साथ, सो वी गेट द आंसर 155.25। हम देख लेते हैं कि जी 155.25 ही बन रहा है जी, बिल्कुल, ताकि हम गलती ना कर दें कोई जी। 155.25 कैलकुलेटर से इसीलिए किया है जी, 155.25। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते रहा करिए, ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूँ, तो क्योंकि हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, गलती हो सकती है। ले जी, माइनस 11.5
माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको पहले एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं ताकि ना आसानी हो जाए हमारे लिए। -11.5 माइनस माइनस, दो साइन नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिमिलर साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो चेंज होता है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया प्लस, कितना आ गया जी 13.5। लीजिए अब हमारे पास P इज इक्वल टू, ऊपर है जी 155.25 डिवाइडेड बाई 13.5 में से माइनस कर दिया 11.5, 13.5 पे से माइनस किया 11.5, सो वी गेट, हमारे पास आंसर बना बेटा कितना, हमारे पास आंसर आया 2। इसको इससे डिवाइड कर दें, P इज इक्वल टू जी 155.25 को डिवाइड करें किसके साथ, 2 के साथ। 155.25 को डिवाइड किया विद 2, तो वी गेट द आंसर 77.625। लो जी बुक में आंसर 77.62 लिखा हुआ है, हमारा आंसर आया है जी 77.625 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। लीजिए ये, और तो हमने कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना था, फाइंड आउट हमने सिर्फ क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सोल्यूशन था जी। लास्ट पे इसका रिजल्ट लिख लें। रिजल्ट क्या कहता है जी, रिजल्ट में हमने फाइंड आउट किया बेटा क्या चीज़, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P इज इक्वल टू 77.62 लिख लें, 5 लिख लें, लिखना है तो बुक वाला आंसर, क्योंकि आपको याद तो नहीं होना ना कि क्या है, तो जो आपकी कैलकुलेशन में आंसर आता है वो ही आंसर लिखिएगा कि आंसर बनता क्या है। क्लियर हो गया बेटा जी। ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.5। बस ये 2 ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी में रखते हैं, ठीक है जी। बाद में देखते हैं कि मज़ीद और नेक्स्ट हम अपने उसमें कितने कर सकते हैं और वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है जी। इन अगले लेक्चर के अंदर हम इस लेक्चर में सिर्फ 2 रखते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 26 का, फोटोग्राफ एंड लार्जर, और 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए ताकि थोड़ा सा काम हो जिसको आप इजीली क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें। लो जी बेटा, हम अपनी वो अहदीस का सिलसिला जो हमने स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर के इख्तिताम पर, हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह से सवाल किया कि ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो। यानी क्या सवाल था कि या रसूल अल्लाह ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब तुमको अपने अच्छे अमल से खुशी हो, यानी कोई अच्छा काम किया तो उससे खुशी हो, और अपने बुरे काम पर रंज हो, तो तुम मोमिन हो। यानी ईमान का वजाहत क्या फरमाई आपने कि जब आप कोई अच्छा काम करें तो आपको दिली सुकून मिले, आपको खुशी मिले। जब आप कोई बुरा काम करें, ठीक है, या कोई बुराई सरदर्द हो जाए, ठीक है, तो उससे आपको गम हो, ठीक है, तो ये किस चीज़ की निशानी है कि आप मोमिन हैं। क्लियर होगी बात बेटा जी। यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म करते बेटा, इंशाल्लाह नए लेक्चर में दोबारा से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।